सबको। और ऑनलाइन कक्षाओं का आज जो है दिन, आज बृहस्पतिवार है और कल शुक्रवार, तो 7/5 की कक्षा है। हम लोग अब इसके पहले प्रकाश की प्रकृति के संबंध में 2 चीजें पढ़ चुके थे। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, जिसमें उदाहरण में मैंने बताया था छाया का बनना प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का उदाहरण है। और उसमें छाया का बनना, फिर मैंने बताया था उसमें ग्रहण लगना, छाया का बनना ऐसे किसी सोर्स के सामने जो है वह यदि कोई चीज है और रखी जाए तो उसकी छाया बनती है। और एक चीज हम लोग पढ़े थे, याद होगा संभवतः सबको, कि 3 दफ्तियों में के सीध में छिद्र करके और एक तरफ लौ रखी जाए मोमबत्ती की और दूसरी तरफ से देखा जाए, तीनों छिद्र यदि एक ही सीध में होते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है। और उनमें से कोई भी दफ्ती यदि इधर उधर हो जाती है तो नहीं दिखाई देती। ये शायद पढ़े हो, तो एक ही सीध में छिद्र होंगे तो दिखाई देंगे। प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी प्रकृति हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश की, कि प्रकाश में परावर्तन होता है, किसे कहते हैं, और सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। और उसमें हमने जाना कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन करती है। और उस परावर्तन के दो प्रकार थे, जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे, रेगुलर पृष्ठों पर और इरेगुलर पृष्ठों पर, यानी चिकने पृष्ठों पर और खुरदरे पृष्ठों पर। तो चिकने पृष्ठों पर हुए परावर्तन को नियमबद्ध किया जा सकता है और इसको खुरदरे पृष्ठों पर से हुए परावर्तन को नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग परिभाषा में भी ध्यान रखते हैं, बताते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब उसके बाद और उसमें मीडियम एक ही था, चिकना पृष्ठ था, अपारदर्शी पृष्ठ था। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पृष्ठ भी 3 प्रकार के हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पृष्ठ भी 3 प्रकार के। पहला पृष्ठ है पारदर्शी, मतलब माध्यम जिसे कहते हैं पहले, तो पारदर्शी माध्यम। दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा था अर्धपारदर्शी। इंग्लिश का इसलिए तो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपेक, और सेमी ट्रांसपेरेंट। अर्धपारदर्शी मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट। तो परावर्तन में हम लोग इस अपारदर्शी पृष्ठ की चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ उस माध्यम से न जाती हैं। यदि दूसरी तरफ नहीं जाएंगे तो उसी माध्यम में लौटेंगे। इसलिए परावर्तन माध्यम था अपारदर्शी और पृष्ठ चिकन। अब अपवर्तन के लिए माध्यम होना चाहिए पारदर्शी। अपवर्तन के लिए माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। और दूसरा, इसमें और एक शब्द जोड़ सकते हैं
समान पारदर्शी चीजें हम इसे बोलते हैं कि पारदर्शी, लेकिन वो समान पारदर्शी माध्यम होना चाहिए नियमबद्ध करने के लिए। और दूसरा हो कि माध्यम जो है दो होना चाहिए, माध्यम जो है दो होना चाहिए, और इन दोनों माध्यमों का घनत्व एक विरल होना चाहिए और दूसरा सघन होना चाहिए। क्योंकि एक ही माध्यम रहेगा, यदि एक ही माध्यम रहेगा तो प्रकाश का पथ विचलन नहीं होगा। अपवर्तन की परिभाषा पहले पढ़ ली कि प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक से चला है तो एक माध्यम विरल हो सकता है, दूसरे में गया है सघन होगा निश्चित ही, तभी अब विचलन होगा। यदि एक ही माध्यम में होगा तो विचलन नहीं होगा, यानी दो माध्यम है और दोनों विरल हो, दो माध्यम है दोनों सघन हो, यानी दोनों ही माध्यम के घनत्व यदि एक समान होंगे तो अपवर्तन की क्रिया कभी नहीं होगी, ये ध्यान रहे। तो पारदर्शी माध्यम हो और माध्यम दो हो, ऐसा यदि होगा तो अपवर्तन की क्रिया होगी। जैसे एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे मान लें, ये कांच का एक गुटका है, ट्रांसपेरेंट गुटका है, नाम दे सकते हैं ABCD। प्रकाश की किरण एक ऐसे मान करके इस पृष्ठ पर आपतित है, इसे नाम दे PQ। जिस बिंदु पर आपतित है उस पर अविलंब, तो आपतित किरण इसको नाम दे सकते हैं NQ। अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन में भी ऐसा ही था। इसे अभी आगे की तरफ बढ़ा लें, क्योंकि प्रकाश की किरण को दूसरे माध्यम में जाना है। इसे पहले विरल वायु है, इसे वायु मान लिया तो वायु है, और इसे मान लें कि अब कांच है, यानी सघन है, कांच सघन वायु विरल। अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आई है, दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो दूसरे माध्यम में जब जाएगी प्रकाश की किरण तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो इसका कोई नाम दिया जाए ऐसे PQ, और इसे कह लिया जाए R है। आगे ये जा सकती है, आगे जाएगी तो फिर ठीक वाले माध्यम में निकल जाएगी। तो NQM है पहले, तो MQR यह अपवर्तन कोण है। MQR ये अपवर्तन कोण है, या यहाँ तक भी हो सकता है ना, सुविधा के लिए मिला लिया है, इसे आगे निकाल रहे हैं इसे भी। तो MQR यह अपवर्तन कोण है, तो कोण PQN बराबर एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल RQM है एंगल R, अपवर्तन कोण। अब एक चीज हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण जब विरल से आ रही है, सघन में जा रही है, यदि तो अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। यदि उल्टा होता है ऐसे कि प्रकाश की किरण इधर से जाती तो उसी पथ का अनुसरण करती, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट,
प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यह कहता है कि आपतित प्रकाश को यदि पुनः लौटाया जाए तो ठीक उसी पथ का अनुसरण करेगा जिस पथ से होकर वह आया। यह प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार तो ठीक उसी प्रकार करेगा। तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान अधिक हो जाएगा। और गौर करने लायक बात क्या है कि सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अवयव की तरफ झुकती है और विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। तो अब अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक करीब करीब स्थित होते हैं। जैसा परावर्तन में था ठीक उसी प्रकार यहां। और दूसरा, किसी एक रंग, किसी एक रंग तथा इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक नियत अनुपात होता है। तो किसी एक रंग तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक नियत अनुपात होता है, अर्थात साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू एन। कहीं कहीं न्यू भी लिखा होता है, ऐसे जब एन लिखें या इसे न्यू भी लिख लेते हैं। एन को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसका? जिस माध्यम में अपवर्तन हुआ है, जिस माध्यम में विचलन हुआ है, यानी विचलन किस माध्यम में हुआ है? कांच। इसलिए कांच का अपवर्तनांक हुआ किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। इसको यदि हम एक कहते हैं इसे तो यहां लिख सकते थे 1/2 ना। तो इसका मतलब हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि वायु को ए से और ग्लास को जी से दर्शाएं तो ANG लिख सकते हैं। हमने जनरलाइज लिख रखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। तो यह दूसरा नियम है और अपवर्तनांक की परिभाषा भी यही देंगे कि किसी एक रंग तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक नियत अनुपात होता है। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस अपवर्तनांक के लिए संख्या होती है कि 1 और 2 लिखें, चाहे ANG लिखें या हमने ऐसे लिख रखा साइन आई अपॉन साइन। तो ये इस नियम को यदि दूसरा नियम है पर अपवर्तन का, उसे
स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये न लिख लिया जाए ऐसे में स्नेल, ये नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे। स्नेल माने घोंघा, इसका मतलब हो जाएगा घोंघा, तो ये स्नेल नहीं, ये स्नेल है, ध्यान रखें, SNE का मतलब स्नेल। तो फिर मैं कहूँ अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है अपवर्तन के, कि आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि किसी एक रंग तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक नियत अनुपात होता है। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, और ये स्नेल का नियम, ये ध्यान रखें, रखा जाए। फिर इसे यहाँ आए तो इसे कहा आपतित किरण, इसे कहा अपवर्तित किरण। यदि दूसरे पृष्ठ पर यदि टकरा रहा है, इस पर यदि विलंब खींचा जाए तो यह दो पैरेलल रेखाएं हैं, तीसरी तिर्यक रेखा, तो यह कोण भी इसी के बराबर होगा, आर के ही बराबर होगा यह कोण। अब यहाँ सघन माध्यम में कांच, अब इसमें से किरण यदि जाएगी तो अविलंब से दूर भाग जाएगी। इसे आर प्राइम कहले, यदि यह आई प्राइम यदि कहले तो आई इक्वल टू आई प्राइम, आर इक्वल टू आर प्राइम। इसे यदि आगे बढ़ाएं हम ऐसे ऐसे और इसे ऐसे, तो यदि कांच का गुटका आयताकार है तो आपतित किरण और इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, इसे निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। आपतित किरण यहाँ, ये आपतित किरण और यहाँ ये निर्गत किरण, निर्गत को अंग्रेजी में कहते हैं इमर्जेंट रे, रे इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो होता क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण समानांतर हो जाएंगे यदि यह कांच का गुटका आयताकार है तब। तो फिर इसे आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। यदि अब होता है यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि हम लिख रहे हैं साइन आर इक्वल टू एन या ANG यदि लिख रहे हैं तो इसके बराबर होता है 3/2 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है वायु के सापेक्ष। ठीक इसी प्रकार यदि वायु के सापेक्ष पानी का जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी 1.33 हो तो हम जल के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो करना क्या है, जानना है कांच का अपवर्तनांक, लेकिन किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WNG बराबर NG अपॉन NA, NG अपॉन NW इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इसी प्रकार NG अपॉन NA, NW अपॉन NA ऐसा लिख सकते हैं। हम फिर इसे आगे यदि लिखें तो लिख सकते हैं NG अपॉन NA इंटू, इसे
गुणा किया, यदि भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा ताकि कट जाए तो इतने तो बराबर ही रहे। तो Ng अपॉन Na कितना है? Ng अपॉन Na 3/2 और Na अपॉन Nw, यहाँ Nw अपॉन Na मतलब इसको लिखा क्या जा सकता है? Nw अपॉन N। इसको क्या लिखा जा सकता है? Ng अपॉन Na। वैसे है जिसका है जिसके सापेक्ष उसे भाग देना है। जल का अपर्तनांक है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, वायु के अपर्तनांक से भाग देना है। यहां कह रहा है कांच का अपर्तनांक जल के सापेक्ष, यानी जल के अपर्तनांक से भाग देना है। सीधे सीधे करिए, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Ang अपॉन Anw, ऐसा ही करेंगे तो हो जाएगा। तो Ang 3/2 और Anw 4/3 तो बराबर 3/2 गुणे 3/4 9/8। तो Nw अपन Ng यानी कांच का अपर्तनांक जल के सापेक्ष 9/8 में। यदि उल्टा करेंगे यानी Gnw करने चाहिए तो 1/Wng, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 1/9/8 यानी 1 गुणे 8/9 यानी 8/9 अपर्तनांक हो जाएगा जल का कांच के सापेक्ष। जल का कांच के सापेक्ष यानी जल विरल है कांच की अपेक्षा। जल सघन है, कांच सघन है जल की अपेक्षा। तो इस तरह से अपर्तनांक की गणना की जा सकती है। यदि दिया हो हमें ऐसा करने को तो अपर्तनांक के सहारे जो है अपर्तनांक के सूत्र के सहारे ज्ञान किया जा सकता है। इसे फिर लेंस से पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि विभिन्न माध्यमों में फोकस दूरी का जब सूत्र पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता वहां भी पड़ेगी। तो इसे ध्यान रखें। थोड़ी सी चर्चा और कर लिया तो फिर आगे आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? इसी कुत्ते का उदाहरण लेंगे। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से ये अभिलंब है जैसे P Q ये है, ये
ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चल रही है, स्वाभाविक है। NQR नाम दे सकते हैं, तो NQM इसका नाम दे सकते हैं। तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा आपतन कोण से। यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण और फिर इसके नजदीक आएगी, बढ़ा अपवर्तन कोण भी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठ को इंक्रोच करती हुई या स्पर्श करती हुई चलेगी, तो ये अपवर्तित किरण है। तो सघन माध्यम में एक ऐसी स्थिति बनी है जबकि प्रकाश की किरण जो है उस पृष्ठ को स्पर्श करते हुए जा रहा है, यानी आप अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। तो यहाँ आपतन कोण विशेष है, इस विशेष आपतन कोण को सघन माध्यम में आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल, इसे क्रांतिक कोण कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण कब बनता है, जब अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन वह किसी विशेष आपतन कोण के लिए होगा, जिस विशेष आपतन कोण के लिए इस विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ है, उसे क्रांतिक कोण कहेंगे, यानी कि आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। वह आपतन कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है जिसके लिए सघन विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जान रहेगा, फिर से मैं एक बार कहूं कि अब क्रांतिक कोण किसमें है, क्रांतिक कोण बन कहाँ रहा है, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बन रहा है। तो सघन माध्यम में भी बन रहा है, तो सघन माध्यम में ही इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहला रहा है, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। तो मैं फिर से कहूं, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये ध्यान रहे, इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। अब होगा क्या क्रांतिक कोण के पास, तो क्रांतिक कोण यदि हो जाता है तो एक चीज हम जरा सा देखें कि जैसे हम लोग जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ऐसे था, ANG वायु के सापेक्ष का अपवर्तन था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, साइन IC अपॉन साइन आर, तो ये क्या हो जाएगा, जी में उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ वायु से कहां से जा रही थी, यहाँ कहां से वायु में जा रही है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो साइन आर कितने के बराबर है, लेकिन साइन आर बराबर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 यहां रख सकते हैं। तो साइन IC बराबर बटा 1 बराबर GMA, यानी उल्टा यदि हम लिखें तो ANG बराबर 1 बटा साइन IC या कॉसेक IC। तो यह भी एक सूत्र हुआ, ध्यान रखे रहेंगे।
कि क्रांतिक कोण का कौशिक IC अपवर्तनांक का मान कौशिक IC के बराबर होता है। यदि 3/2 होता कांच का तो उसका मान कौशिक IC के बराबर होता। तो इतना आज रहने दिया जाए। तो यहाँ क्रांतिक कोण तक की परिभाषा, फिर आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा हम लोग करेंगे अगली कक्षा में।